दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद ये कहा जा रहा था कि जम्मू डिवीज़न की तरक्की की जाएगी, जम्मू डिवीज़न के लोगों को जो महरूमियों से शिकार हैं उनका हल जो है निकाला जाएगा। लेकिन दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद, 35A की मनसूखी के बाद और 6 साल के अरसे के बाद जबकि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हुए हैं, आज भी जम्मू की आवाम जो है वो परेशान है। आज भी जम्मू की आवाम ये कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट मनीष सहानी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया 10 स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए। मनीष साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपका ये कहना है कि जम्मू को जो है वो कैपिटल के तौर पर, राजधानी के तौर पर जो है आइंदा जो असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है 4 नवंबर को किया जाना चाहिए, घोषित किया जाना चाहिए। देखिए, एक पड़ाव और पीछे है। आपने काफ़ी कुछ बयां कर दिया। 2019 के बाद की तस्वीर आपने दिखा दी अपने व्यूवर्स को। एक पड़ाव और पीछे जाइए। 2014 के अंदर बीजेपी ने जो है भरपूर समर्थन लिया था जम्मू संभाग के लोगों का, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। जम्मू कश्मीर से जो है बीजेपी ने अपना उप मुख्यमंत्री भी बनाया। पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार चलाई थी, मगर उप मुख्यमंत्री बीजेपी के था जो जम्मू की आवाज़ बनते थे। मगर उस समय भी जम्मू के मुख्य मुद्दे जो है पूरी तरह से दरकिनार रखे गए, जम्मू को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया और टू बी ग्रांटेड लिया गया। पिछले 77 सालों का मैं तो कहता हूँ आप जम्मू कश्मीर का इतिहास उठाइए, हमेशा जम्मू की जनता ने डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया है। भेदभाव के साथ साथ जम्मू को हमेशा जो है वो तमाम केंद्र, ये पूर्व की सरकारें थी या वर्तमान सरकार है, सब ने जम्मू को टू बी ग्रांटेड लेते हुए जम्मू को जो है पूरी तरह से इग्नोर किया है, पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। 2019 में भी यही, 14 में भी यही हुआ और 2024 में भी आप याद कीजिए बीजेपी ने जम्मू संभाग से भरपूर समर्थन लिया है लोगों का, 29 सीटें जीती हैं और उन सीटों के साथ जीतने का मुख्य कारण भी जम्मू के इमोशंस थे, जिनको उन्होंने जमकर जो है अपने वोट की तरह इनकैश किया। जम्मू से एक हिंदू मुख्यमंत्री का वादा किया गया था। मगर अब जो इस समय जो जम्मू कश्मीर की हकीकत है वो तो ये है कि नतीजों के बाद आज जो है यहाँ पर नेका गठबंधन की सरकार है। आदरणीय उमर अब्दुल्ला जी हमारे जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने भी देखिए मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही उमर अब्दुल्ला जी ने जम्मू के हित की बात की और कहा कि जम्मू के साथ अब मैं विश्वासघात नहीं होने दूंगा, नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, जम्मू को उसका पूरा हक दिया जाएगा। तो हमारी मांग है, बिल्कुल देखिए जम्मू के लोगों को एक फिर दोबारा से उम्मीद की किरण दिखाई दी है। 2019 के बाद एक बार अब उम्मीद की किरण दिखाई दी है। 2019 का तो आपने बता दिया, हमने धारा 370 हटने का जम्मू संभाग ने विशेष तौर पर समर्थन किया, बाहर निकले, ढोल नगाड़े बाँचे, मिठाइयाँ बाँटी, मगर हमें उम्मीद थी कि जम्मू जो है विकास की राह पर दौड़ेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन बहाली होगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। मगर 6 साल का लंबा अरसा बीतने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हाथ कुछ नहीं लगा। आज भी यहाँ आतंकवाद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर तक जो सिमटा आतंकवाद था आज जम्मू में भी अपने पाँव जो है वो पूरी तरह से पसार चुका है। परिसीमन भी इस दौरान हुआ। परिसीमन 2022 में परिसीमन आयोग आया, परिसीमन ने भी जम्मू के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, नाइंसाफ़ नहीं किया। 6 सीटें जरूर जम्मू के संभाग को दी गई, मगर जम्मू के वर्गफल के हिसाब से, जम्मू की पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि आज भी जम्मू का हिस्सा कम से कम 50 सीटों का बनता है। तो अब हमारी उम्मीद है उमर अब्दुल्ला जी से, विधानसभा सत्र बिल्कुल दीपावली के बाद शुरू हो रहा है। हमारी उम्मीद है कि हम उनसे मांग करते हैं कि पहले ही विधानसभा सत्र के अंदर जो है वो जम्मू को एक स्थायी राजधानी घोषित करें, ताकि ये दरबार मूव को लेकर भी जो एक बार फिर राजनीति होना शुरू हो गई है ना, उन तमाम अटकलों पर जो है वो पूरी तरह से पूर्ण विराम लगे। देखिए, मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, जम्मू के लोगों की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जो सही ठहराते हैं। तमाम लोग मानेंगे कि वाकई ही जम्मू जो है वो राजधानी होनी चाहिए। देखिए, जम्मू और कश्मीर 2 राजधानियां महाराजा जी ने उस समय बनाई थी, जब मुझे लगता है कि शायद उस समय टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, एसी वगैरह लोगों के घरों में नहीं थे, तो वो कहते थे कि मौसम ठंडा होता है तो कश्मीर में लोग चले जाएं। मगर कश्मीर का आपने देखा है कि मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि लगभग 3-4 महीने तो सचिवालय में अंदर कोई काम ही नहीं होता, आने जाने के रास्ते बंद रहते हैं। तो अगर जम्मू को राजधानी बनाया जाता है तो जम्मू में 12 महीने जो है वो प्रशासन का काम बेरोक टोक के, बिना किसी मौसम की अड़चन के जो है वो जारी रह सकता है। नॉर्दर्न कमांड आर्मी का जो है हेडक्वार्टर जम्मू संभाग के उधमपुर में है, तो उससे देखा जाए तो मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू जो है वो बेहतर एक विकल्प है,
कि यहाँ राजधानी बननी चाहिए। जम्मू के विकास, कम से कम लोगों के दिल जीतने में भी आदरणीय उमर अब्दुल्ला आप जी क्या समझते हैं मनीष जी, हैं। आप क्या समझते हैं कि पिछले 10 साल के अरसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इक़्तिदार में रही है और जम्मू को आप जिस तरीके से कहते हैं कि जम्मू के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी हुई है, आप टूरिज़्म को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हम देखते हैं जून के महीने में ये दावा किया गया था कि 1 करोड़ के करीब जो है टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया है, लेकिन जम्मू की बात नहीं की गई थी, वो सिर्फ कश्मीर में आया। इसको क्या कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका, और इसीलिए मैं इसी पॉइंट पे ही आ रहा था कि जम्मू को देखिए, कैपिटल बनने से जम्मू के टूरिस्ट प्लेसेस का, पर्यटक स्थलों का भी विकास होगा, जो आज पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। देखिए टूरिस्ट आया, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू के अंदर जो देखिए, जम्मू में जो सड़क विकास हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सड़क विकास के साथ साथ जो रेल यातायात का विकास हुआ, उससे क्या हुआ है कि जम्मू का व्यापार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जम्मू कहीं ना कहीं आज अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा है। धारा 370 हटने के बाद भी जो बाहरी लोगों की भागीदारी बढ़ी है, वो जम्मू के अंदर बढ़ी है। तो जम्मू का व्यापार प्रभावित हुआ है, जम्मू के युवाओं के रोजगार प्रभावित हुआ है, जम्मू के लोगों को, बच्चों को जो है आज शिक्षा संस्थानों के अंदर प्रवेश तक नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जम्मू को अगर आप कवर अप करना है तो जम्मू के ऊपर फोकस करना होगा। जम्मू को जो है वो फोकस करने के लिए सबसे आसान विकल्प जो हमें दिखाई दे रहा है कि आप जम्मू की कश्मीर को जो है, जम्मू को राजधानी जम्मू कश्मीर की घोषित कीजिए। माननीय उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू संभाग के, कश्मीर के लोगों का तो दिल उन्होंने जीत रखा है, ये तो चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है। जम्मू के लोगों का भी वो दिल जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव पे बीजेपी के नेता भी जो है उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा जम्मू की जो है आवाज़ बनकर जो है अपना वोट बैंक सॉलिड किया है हमेशा। और जम्मू के ऊपर जो है अगर ये प्रस्ताव लाते हैं तो बीजेपी के तमाम विधायकों को भी जो है मैं अपील करूंगा कि वो जो है इसका समर्थन करें। एक तरफ जहां आप कहते हैं कि जम्मू के साथ, जम्मू डिवीजन के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, वहीं पर अगर हम असेंबली इंतखाबात के नताइज देखते हैं तो 29 के करीब सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं, और जो मेजॉरिटी हम देखते हैं वो जम्मू डिवीज़न के ही इलाकों से आई है। तो क्या 6-7 सालों से या 10 साल का जो अरसा रहा है जिसमें आप कहते हैं कि जम्मू की आवाम जो है वो नाराज़ है, सरकार से नाराज़ रही है या उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, तो असेंबली इंतखाबात में इस तरीके के नताइज आने को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। जम्मू के लोगों की बात करूंगा, मासूम लोग हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं, मैं तो ये कहूँगा। और एक बार फिर बीजेपी जम्मू संभाग के लोगों को गुमराह करने में कामयाब रही है। ये जम्मू के विधायक नहीं जीते हैं, जम्मू के नेता नहीं जीते हैं, ये एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का जादू जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू संभाग के लोगों पर चला है। फिर दोबारा वही वो जुमलेबाजी में वो फंस गए हैं जो इन्होंने जो दावा किया था कि जम्मू से हिंदू मुख्यमंत्री, इतिहास में 77 सालों में पहली बार इस तरह के दावों के अंदर जो है जम्मू के लोग फंसे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू के लोग, आज भी आप अपना माइक लेके जम्मू के लोगों से बात करो, वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और बीजेपी भी इसको भली भांति जानती है। आप याद कीजिए, बिल्कुल चुनावों से ठीक कुछ माह पूर्व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। वो किस लिए बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि बीजेपी को भनक थी इस चीज़ की कि वो सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अगर उनको सत्ता में आने का थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र को कम नहीं करता। जो विधानसभा के अधिकार क्षेत्रों को कम कर कर प्रशासनिक लगभग तमाम अधिकार जो है वो उपराज्यपाल जी को दे दिए गए हैं। ये दर्शाता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू संभाग के लोगों की नाराज़गी को टटोल चुकी थी। ये अगर हम देखें, जैसे मैंने 2019 की बात की, उस वक्त जम्मू कश्मीर में या ख़ासतौर पर हम जम्मू की बात करते हैं, डोल निगाड़ों से इस फैसले का इस्तकबाल किया गया। तो ऐसे में अब क्या समझते हैं आपके लोग, जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात में भी लोगों ने अपना विजन बता दिया, लोगों ने ये बता दिया कि वो कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में आज आप उमर अब्दुल्ला की तारीफ़ें कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला से उम्मीदें बांधे बैठे हैं कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो जम्मू के लोगों के लिए अब काम करेंगे। हालांकि उन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने बताई हैं। तो किस तरह से आपकी जो वो उम्मीदें हैं हम कहें कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरी कर पाएंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी का अगर ये मात्र कुछ दिनों का शासनकाल, कार्यकाल भी हम देखें तो उन्होंने वो जनता की कसौटी तक, अभी तक जो उन्होंने फैसले लिए हैं, बिल्कुल जनता की कसौटी पर 100% वो खरे उतरे हैं। उन्होंने वादा किया गया था कि पहला प्रस्ताव उनका कैबिनेट बैठक के अंदर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का होगा, उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने वादा किया है कि जम्मू
के साथ जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं होने देंगे। विशेष तौर पर जो है जम्मू की तरफ ध्यान दिया जाएगा और मुझे लगता है उन्होंने अपने मंत्रियों को हिदायत दी है। उनके मंत्रीगण भी आज जो है जम्मू की खैर खबर बने हुए हैं। तमाम जम्मू के बारे में जो है वो बात की जा रही है, जिससे जो है जम्मू के लोगों को उम्मीदें बंधी है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बिल्कुल बीजेपी के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। वो कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी के नेता गुमराह करने में कामयाब हुए हैं। मैं तो ये भी कहने से परहेज नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं तमाम एजेंसियों ने और विशेष तौर पर चुनाव आयोग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी को जो है कुछ मार्जिन से नतीजों के अंदर उनके फेवर में गए हैं। 21 घंटे आप याद कीजिए, 21 घंटे के बाद जो है चुनाव प्रतिशत जम्मू संभाग का 5% बढ़ा दिया जाता है। तो वो भी जो है सोचने लायक है कि किस तरीके से इस तरीके के चुनाव आयोग भी जो है बीजेपी की राग पर जो है वो कठपुतली बनकर जो है वो ठिनक रहा है। तो उस पर भी जो है रोकथाम की ज़रूरत है। तो क्या समझते हैं कि उमर अब्दुल्ला की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद अब जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टेररिज्म था और अब वो टेररिज्म का जो फोकस है वो या हम कहें कि एपी सेंटर जो है वो जम्मू डिवीज़न बन गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये टेररिज्म को ख़त्म करने में नई सरकार या लोगों का जिस तरीके से विश्वास असेंबली इंतखाबात में देखा गया है उससे ये सब ख़त्म हो पाएगा जम्मू में? देखिए, मुझे तो लग रहा है हम कुछ मीडिया चैनल कहूँगा खास करके हम ना एक अलग सा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार और टेररिज्म पर। सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि जम्मू कश्मीर इस समय यूटी है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के तमाम प्रबंधों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कोई समय था यूटी बनने से भी बाद में भी और उससे पहले भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस बल जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन होता था। अब तो पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस बल के भी जो है वो बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी आज सुरक्षा की तमाम प्रबंधों की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है। उमर अब्दुल्ला सरकार के हाथ तो सुरक्षा को लेकर खाली हैं, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और जहां तक आप जम्मू संभाग के टेररिज्म की बात कर रहे हो, वो कोई उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन के बाद जम्मू में टेररिज्म नहीं फैला। ये पिछले कुछ महीने से, बल्कि लगभग 1-1.5 साल से, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू जो शांति प्रिय इलाका हुआ करता था, यहाँ आतंकवादी जो है कई संगठन यहाँ पर सक्रिय हो चुके हैं। ना केवल अपने पैर पसार चुके हैं बल्कि जमा चुके हैं। बहुत सारे जम्मू के रियासी, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ के अंदर लगातार जो है आतंकवादी हमले हो रहे हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर 18 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीछे तो मात्र 10 दिनों के अंदर 4 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 10 से ज़्यादा निर्दोष निहत्थे लोगों को जो है वो आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। 2 से 3 हमारे जो है जवान जो है वो शहादत दे चुके हैं अपनी। पिछले 10 सालों की बात करें तो लगभग 200 से ज़्यादा हमारे जवानों ने शहादत दी है। तो केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को ये सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्होंने धारा 370 के बाद अमन बहाली का दावा किया था वो ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। हमारे तमाम सेना के अधिकारी, मुझे तो हैरानी होती है, तमाम इनपुट्स हैं इनके पास, डीजीपी के पास, जम्मू कश्मीर पुलिस बल के टॉप अधिकारियों के पास तमाम इनपुट हैं। और इनपुट का वो खुलासा भी करते हैं कि सीमा पार जो है आतंकवादी ठिकाने हैं, सीमा पार लॉन्चिंग पैड से आतंकवादी इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके पास इतने सॉलिड इनपुट हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि केंद्र सरकार उन सैन्य ठिकानों पर हमले के निर्देश देने में क्यों जो है वो पीछे रह रही है, किस लिए जो है निर्देश नहीं दिए जा रहे। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मनीष साहानी, जिनका कहना है कि जम्मू की आवाम जो है इस वक्त नाराज़गी जो है वो मरकज़ी सरकार से जो है वो जता रही है। जैसे में हम टेररिज्म की बात करते हैं या डेवलपमेंट के मुद्दों की बात करते हैं या प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सुस्ती से चल रहे हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर ख़ासतौर पर जम्मू की जो आवाम है वो परेशान है। और अब उसको उम्मीद है कि जो नई सरकार आई है या स्टेटहुड मिलने के बाद जो है जम्मू के लोगों के लिए जो है काम किया जाएगा और जम्मू की आवाम के जज्बात हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा।